नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम लोग ये जानेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का बुक है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, एक्चुअली में वो बुक है क्या, उसका कलर्स जानेंगे। एक्चुअली में हमें उस बुक में पढ़ना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वो बुक किस चीज़ से बना हुआ है, क्यों बना हुआ है और क्यों पढ़ना ही है, और कोई दूसरा पब्लिकेशन का बुक से ये अच्छा या बेटर क्यों है, उसी चीज़ के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम लोग इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या कि कैसे हम लोग पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री को एक ही ईयर में और एक ही बुक में पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आएगा ही, और आना भी चाहिए कि एक ही बुक में और एक ही ईयर में दुनिया में इतना सारा इवेंट्स हुआ है, उन इवेंट्स को कैसे पढ़ लेंगे, कैसे जान लेंगे। तो इसे अपने लाइफ से जोड़ के देखिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, लेकिन क्या आपको सभी इवेंट्स याद है? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो इवेंट्स इम्पॉर्टेंट नहीं थे, और नहीं तो और या तो वो मेमोरेबल नहीं थे, यानी कि यादगार नहीं थे। वही चीज़ ना याद है आपको जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट तो थे ही, साथ साथ यादगार भी थे। उसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, ठीक है, वर्ल्ड का हिस्ट्री जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, ये जाहिर सी बात है। लेकिन उन सारे इवेंट्स में कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो कि यादगार थे और कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो कि यादगार नहीं थे। तो हम लोग जो इवेंट्स मेमोरेबल और यादगार है उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो बुक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, वह उन इवेंट्स का कलेक्शन है या उन एक्शंस का कलेक्शंस है जो कि वर्ल्ड में पहले पास्ट में हुआ है। अब बात करते हैं हिस्टोरियन ने अब बात यहाँ पर यह है कि उन इवेंट्स को कलेक्शन का मेथड कैसे हुआ, क्या नहीं, वो हम लोग समझते हैं। हिस्टोरियंस ने सबसे पहले सभी इवेंट्स को कलेक्ट किया, जितना भी इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स को कलेक्ट किए। फिर उसके कुछ देर बाद फिर उसके बाद जो इवेंट्स इम्पॉर्टेंट थे, जो इवेंट इम्पॉर्टेंट है उन्हें एक अलग साइड रखा, और जो इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें अलग साइड रखा, ठीक है। और जो इवेंट इम्पॉर्टेंट है उसे इस बुक में दिया गया है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे कहीं और दिया गया है। अब ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, कहीं और कैसे, मतलब कहाँ दिया गया है? जो अलग अलग पब्लिकेशन का बुक है वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप अब समझ सकते हैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अब बात यहाँ पर यह है कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उसमें हम लोगों ने यही ना पढ़ा है कि जो वेस्टर्न कंट्री है वही महान है, यही बताया गया है ही। और साथ ही साथ उनका डोमिनेशन हर फील्ड में बताया गया है। सही बात है ना, हर फील्ड में हमें यही बताया गया कि मॉडर्नाइजेशन कहाँ से आया तो यूरोप से आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से आया तो यूरोप से आया। एग्जाम्पल मिल ही गया आपको। फिर लेकिन क्या यह सच में सही है? इसके लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम मालूम कर पाएंगे क्या सच में ये सही है। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब जो वर्ड नहीं, इन सब का जो मतलब है वो भी समझिए ब्रिटेन से ही आया है या यूरोपियन कंट्री से ही आया है, ठीक है। ब्रिटेन इसमें से थोड़ा प्रोमिनेंट था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसी का नाम बोले। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री से ही आया है। लेकिन क्या ये सच में सही है? एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है यहाँ पर, जाहिर सी बातें बनता है। लेकिन क्या यह सच में सही है या नहीं है, वो हम लोग को मालूम कैसे चलेगा? वो हम लोग को मालूम तभी चलेगा जब हम लोग इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। यह बुक हमें, बात यहाँ पर यह आता है कि यह बुक हमें कैसे हेल्प करेगा, असली सच्चाई क्या है, यानी कि सच में मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से आया है, मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से या यूरोपियन कंट्रीज से ही आया है। यह बुक हमें कैसे हेल्प करेगा इसको जानने के लिए, तो कैसे हेल्प करेगा उसी को जानते हैं। देखिए, हर नेता बनने के पीछे एक काला सच होता है जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं। जो इतना बड़ा बड़ा नेता लोग हैं उनके पीछे का काला सच तो होता है, लेकिन क्या काला सच सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं। उसी तरह से जितना भी ग्लोरियस स्टोरीज है पास्ट में डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, और खासकर यूरोपियन लोगों का कि वो एक जगह से, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, वहाँ पर फिर कोलोनाइजेशन का टेक्निक अपनाए, तो इन सब के पीछे एक काला सच्चाई है, काला हिस्ट्री है, ठीक है। तो उन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लोग गए, कैसे लोगों को बंदी बनाना शुरू किया, फिर कैसे लोगों से काम करवाना शुरू किया, फिर कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है क्या, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि जो एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स
जो साउथ एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स जो थे, जो कि 15th और 16th सेंचुरी में जो कि साउथ अमेरिका में गए थे, वो उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ क्या किया, क्या एक्सप्लोइटेशन किया उनके साथ, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ये भी जानेंगे कैसे ये एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स जो अपने कंट्री का जो डिजीज़ है वो ले जाकर और दूसरे कंट्री में स्प्रेड करवाएं, और डिजीज़ के हेल्प से उन्होंने दूसरे कंट्री में क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। और ये कहाँ का बात है, ये बेसिकली बात है अमेरिका का। ठीक है, ये कैसे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने अमेरिका में जाकर और डिजीज के हेल्प से वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने वहाँ का सिविलाइजेशन का भी डिस्ट्रक्शन किया। ये सब बात हम लोग थीम 8 में देखेंगे। अब थीम 8 या थीम 1, थीम 2 क्या है उसे हम लोग आगे जानेंगे। फिर थीम 10 में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे वाइट्स यानी कि ब्रिटेन के लोग, फ्रेंच के लोग, स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गए, और फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे जो वाइट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर, अलग अलग कंट्री में। फिर लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ उनके बारे में भी जानेंगे। फिर थीम 3, 4 और 5 जो कि हमारे बुक में दिया गया है, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे सोसाइटी और गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज हुए। ठीक है, कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब एक क्या बोल सकते हैं, एक शेप कैसे ले लिए, सोसाइटी कैसे एक अलग ही शेप ले लिया, फिर गवर्नमेंट एक शेप ले लिया, उन शेप्स के बारे में जानेंगे, यानी कि एक आकार ले लिया, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर थीम 3 में हम लोग जानेंगे रोम में क्या ड्रामा हुआ। रोम के इटली का राजधानी कहाँ है, रोम को तो आप जानते ही होंगे, तो वहाँ पर क्या ड्रामा हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे थीम 4 में सेंट्रल इस्लामिक स्टेट्स यानी कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमान कैसे, उनका मतलब मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम रिलीजन है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहाँ पर, सेंट्रल इस्लामिक स्टेट्स, जो कि कौन सा थीम है, थीम 4 में। ठीक है, फिर थीम 5 में हम लोग जानेंगे क्या, मंगोल्स के बारे में, कि मंगोल्स कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया, मंगोल्स का क्या इम्पैक्ट रहा वर्ल्ड पर, फिर क्या इम्पैक्ट रहा इकोनॉमी पर, उसके बारे में जानेंगे। फिर सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का अलग अलग पार्ट जो कि अपनाया गया लोगों के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। फिर ऐसा ये भी माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ, फिर वह दूसरे कंट्री में फैला, यानी दूसरे कंट्री के लोगों ने रेप्लिकेट किया यानी कॉपी किया। इससे यही लगता है कि क्या वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्री जो है वही सेंटर है सब चीज़ का, वही पावरफुल है, वही हेड है, वही मेन है। क्योंकि क्यों लगता है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत वहीं से हुआ था। ठीक है, लेकिन यह सही नहीं है, सच में ये सही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, सच में सही नहीं है। हाँ, ये सच में सही नहीं है। क्यों, अभी जान लीजिए क्यों। यह ऐसा है तो हम सभी ने सुना है, यही है आंसर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से हुआ है, लेकिन ये सच में सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, यहाँ पर समझो। हम सभी जानते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, ये बात तो जानते हैं ना, जरूरत रहेगा तभी किसी चीज़ का आविष्कार होगा। ठीक, ये बात सही है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत वही ब्रिटेन से हुई, लेकिन जब तक इसकी ज़रूरत दूसरे देशों के लोगों के पास न होती या दूसरे देश के लोगों के पास इसकी नेसेसिटी नहीं होती, तो क्या ये इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे देशों में जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। साथ साथ हम लोग यह भी समझना चाहिए कि ये दूसरे कंट्री के लोगों का क्या है, दूसरे कंट्री के लोगों का यह क्रिएटिविटी है कि उन्होंने जो दूसरे मतलब ब्रिटेन जैसे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उन सब चीज़ों को क्या अपना क्रिएटिव स्किल्स के कारण उन लोगों ने अपने देश में एडॉप्ट किया। अगर वहाँ पर नहीं होता, मतलब वहाँ पर नहीं तो नेसेसिटी की ज़रूरत पड़ता और नहीं उनके पास जो क्रिएटिव स्किल्स रहता अलग अलग देश के लोगों के पास, तो क्या ये अपनाया जाता इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज को अपनाया जाता, बिल्कुल ही नहीं अपनाया जाता। तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं कहना है कि हम यूरोप का देश है वही सब चीज़ का हेड था पहले, ये बात बिल्कुल भी कहना सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोप का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इम्पैक्ट तो है, लेकिन
उतना भी नहीं है जितना हम लोग समझ सकते हैं। अब एक सिंपल से बात से आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ना ना पढ़ना तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो सही है, अगर हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो पर भी सही है। ये चीज़ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये चीज़ आप पर डिपेंड करता है, आप जो चाहेंगे वही होगा। बस इसी से समझ लीजिए क्या है, इसी से समझ लीजिए वो क्या जो हम लोग मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन वहाँ से यूरोपियन देशों से आया, तो वो तो सही है, वहाँ तो शुरुआत हुआ ही, लेकिन एडॉप्ट करना या आना दूसरे कंट्री में ये वो यहाँ के या चाहे दूसरे कंट्री के लोगों के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि किस पर, यूरोप के लोगों पर। ठीक है, थीम 7 में फिर हम लोग यह पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जो डेवलपमेंट हुआ उनका इम्पैक्ट यूरोप के कल्चर डेवलपमेंट में क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर सेक्शन 1 जहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस बुक की स्टोरी को कि क्या इसमें दिया हुआ है। फिर सेक्शन 1 जो होगा उसमें थीम 1 और थीम 2 है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि पहले लोगों का कैसे इवोल्यूशन हुआ इसके बारे में जानेंगे। फिर लोगों के पास कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी कैसे बना, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी कि सेक्शन 1 में हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि लोगों के बारे में, लोगों का कैसे उत्पत्ति हुआ, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सोसाइटी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बारे में जानेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यह ह्यूमन सोसाइटी एक लार्ज स्टेट और एम्पायर में डेवलप हुआ, यानी कि जो सोसाइटी जो बना, लोगों से पहले सोसाइटी बना और सोसाइटी से कैसे वो एक लार्ज एम्पायर बना, एक लार्ज कैसे कंट्री बना, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, सेक्शन 2 में जानेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग ये जानेंगे कि जो एम्पायर जो है वर्ल्ड के 3 हिस्सों में जो बना, वर्ल्ड के 3 हिस्सों में कौन कौन सा एम्पायर बना हुआ, कौन कौन सा एम्पायर बना, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, फिर सेक्शन 3 में हम लोग जानेंगे कि कैसे यूरोपियन सोसाइटी और कल्चर चेंज हुआ बिटवीन कहाँ, 19 एंड 15 सेंचुरी में। ठीक है, 9th एंड 15th सेंचुरी में कैसे जो है यूरोपियन सोसाइटी और वहाँ का कल्चर चेंज हुआ, क्या इम्पैक्ट था उस कल्चर का चेंज होने के बाद, और क्या वो रीजन था जिसके कारण वह कल्चर चेंज हुआ, वो सोसाइटी चेंज हुआ, यूरोपियन लोगों का मेंटालिटी चेंज हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि यूरोपियन एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, इसका मतलब साउथ अमेरिका के लोगों के लिए क्या था, मतलब यूरोपियन एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि यूरोप के जो लोग थे वो कहाँ कहाँ गए और अपना कंट्री का कहाँ कहाँ पर मतलब अपना एम्पायर का, या कह सकते हैं क्या, अपना स्टेट का जो बॉर्डर है वो कहाँ कहाँ पर जाकर और बढ़ाया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग ये जानेंगे कि यूरोप के लोगों के द्वारा जो विस्तार किया गया अपने देश का, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अपने देश का जो विस्तार किया गया यूरोप के लोगों के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। सेक्शन 4 में हम लोग जानेंगे कि दुनिया कैसे मॉडर्न बनी, इसके पीछे हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, यानी मॉडर्नाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर हर सेक्शन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन में यह दिया गया है कि जो हम थीम पढ़ने वाले हैं उस सेक्शन में, उसी के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। ठीक, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर टाइमलाइन दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, ये आपको में क्वेश्चन तो आया होगा ना। तो टाइमलाइन का मतलब होता है डेट्स या इवेंट्स, यानी कि जो डेट्स दिया गया है उसका मतलब यह नहीं कि समझ में आया क्या है टाइमलाइन का मतलब। टाइमलाइन का मतलब है डेट्स या इवेंट। ओके, फिर जो डेट्स दिया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि उसे हमें एग्जाम के लिए रटना है, ये बात हमेशा दिमाग से निकाल लीजिएगा। जो डेट्स दिया गया है उसे एग्जाम के लिए रटना नहीं है, बल्कि वो डेट्स इसलिए दिया गया है ताकि आप रिलेट कर सके कि दुनिया में कौन से जगह पर कौन से समय में क्या इवेंट हुआ, उसके बारे में जान सके, ताकि एक तरह से कंपैरिजन कर सके, या ये भी कर सकते हैं कि एक तरह से समझ सके कि अच्छा 5th सेंचुरी में ये हुआ तो 6th सेंचुरी में ये हुआ, 7th सेंचुरी में ये हुआ तो 10th सेंचुरी में ये हुआ, तो इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक हम लोग जान लिए क्या क्या पढ़ना है। फिर ये भी फिर हम लोग एक और चीज़ जान लीजिए कि टाइमलाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि टाइमलाइन का जो बनावटी होता है ना, बनावट जैसे टाइमलाइन जो बनता है वो उतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान होता है, इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट जो है वर्ल्ड में हुए हैं
अब कौन कौन से वर्ल्ड के इवेंट्स को कैप्चर करना है, कौन कौन से नहीं करना है, फिर कौन कौन से डेट्स को याद करना है, कौन कौन से डेट्स को याद नहीं करना है। ये बहुत ही लेंदी टास्क है जो कि हिस्टोरियंस लोग परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ें। सेक्शन 1 में जो अर्ली सोसाइटी है ना, उसी के बारे में जानेंगे। उसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग क्या जान लिए? आज हम लोग यही जान लिए कि हम लोग इस बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में आखिर पढ़ने वाले क्या है, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें सेक्शंस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, टाइमलाइन दिया गया है, फिर थीम 1, थीम 2, बहुत सारे थीम्स दिया गया है। तो थीम 1, थीम 2 में जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि आखिर फिर हम लोग ये भी जाने आज इस वीडियो में कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, मतलब पढ़ना ही क्यों है, साथ साथ ये भी जाने कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या मतलब, बहुत सारे इवेंट है, तक किन इवेंट्स को पढ़ना है, किन इवेंट्स को नहीं पढ़ना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।